वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपन कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र की चर्चा कर रहे थे। उस ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए सबसे पहले वी नाम का एक साइंटिस्ट आया था। उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के बेस पर अपना एक नियम दिया था। जिस नियम के रिजल्ट जो मिले उससे अपन ने ये देखा कि वो वीन है, वो लो तरंग दैर्ध्य और उच्च आवृत्ति पर कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में सक्षम रहा, लेकिन हाई वेवलेंथ और लो फ्रिक्वेंसी वो फेल हो गए। इसके बाद क्लासिकल फिजिक्स के बेस पे ही साइंटिस्ट आए रेलेवेजियंस। उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए और फिर मैथमेटिकल रिजल्ट भी निकाले। उनका प्रैक्टिकल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट से कंपैरिजन करने पर उन्होंने ये पाया कि उनका नियम है वो हाई वेवलेंथ पे करेक्ट है, लेकिन लो वेवलेंथ पे फेल हो गया। तो आइए देखते हैं कि रेलेवेजियंस ने क्या क्या बताया था। रेलेवेजियंस ने क्या बताया? रेलेवेजियंस ने ये माना कि सबसे पहले तो उन्होंने कृष्णिका है वो क्यूब के आकार की ली थी, क्यूबिकल कैविटी ली थी, घन आकार का एक होल लिया था। कृष्णिका में उसने ये बोला कि जो तरंगें कृष्णिका में उत्पन्न हो रही थी, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो रही, उनको अपरिगामी तरंगों की भांति माना जा सकता है। अपरिगामी तरंगें मीन्स जब समान वेग की और समान आवर्ती की दो तरंगें विपरीत दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं तो एक नई तरंग का निर्माण करेगी। उस नई तरंगों को ही अपरिगामी तरंग कहा जाता है। सेकंड कॉन्सेप्ट रेलेवेजियंस ने यह काम में लिया कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार कृष्णिका के परमाणुओं के जो दोलन हैं उनकी ऊर्जा केटी होती है, यानी हर एक दोलन के संगत औसत ऊर्जा की वैल्यू केटी होगी। ये अपन मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार पढ़ते हैं कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वैल्यू है वो औसत ऊर्जा की हाफ केटी, यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ केटी होती है और पोटेंशियल एनर्जी की भी हाफ केटी होती है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो केटी के इक्वल होती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट रेलेवेजियंस ने काम में लिए थे और फिर अपना रिजल्ट दिया था। तो देखिए किस तरह का डेरिवेशन किया इन्होंने। सबसे पहले तो इन्होंने क्यूबिकल कैविटी ली। क्यूबिकल कैविटी जिसकी भुजाओं की लंबाई है वो स्मॉल a है, स्मॉल a लेंथ की एक भुजा है। और यहाँ अपन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ जो स्तंभ है अपना वो 0 to a लेंथ का है और उसमें अपरिगामी तरंगें उत्पन्न होंगी वो इस टाइप की होंगी। ये nx इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है, ये nx इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग और ये nx इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग है। तो देखिए इन्होंने अपरिगामी तरंगों की सबसे पहले एक इक्वेशन मानी है कि y इक्वल टू a साइन वेक्टर k डॉट r कोस ओमेगा t। अपनी जो अपरिगामी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं इस स्तंभ में, क्यूबिकल कैविटी के स्तंभ में जो अपरिगामी तरंगें स्टेशनरी वेव जनरेट हो रही है उनकी इक्वेशन है वो इस टाइप की होगी। y इक्वल टू a साइन वेक्टर k डॉट r कोस ओमेगा t, जहाँ वेक्टर k है वो संचरण नियतांक है, तरंग संचरण नियतांक, वेव है वो तीनों डायरेक्शन के लिए x, y और z है इसके कंपोनेंट, kx i कैप, ky j कैप और kz k कैप। चूंकि kx इक्वल टू nx पाई अपॉन a एंड ky इक्वल टू ny पाई अपॉन a एंड सिमिलरली kz इक्वल टू nz पाई अपॉन a होता है। यहाँ अपन kx, ky और kz की वैल्यू पुट कर लें तो और साथ ही इस वेक्टर k डॉट k कर लेंगे तो k स्क्वायर मिलेगा। तो वेक्टर k डॉट k सेम वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो k स्क्वायर सेम कंपोनेंट्स का ही प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी और अपोजिट का करेंगे तो 0 आएगी। ये अपन डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं। तो kx की जगह वैल्यू डालिए nx पाई अपॉन a का होल स्क्वायर, ny पाई अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस nz पाई अपॉन a का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मिला? यहाँ से मिला अपने को k स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसमें कॉमन सेम पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इन तीनों टर्म में से अपन पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर।
अब इसकी वैल्यू चाहिए अपने को, तो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्या जानते हैं अपन, के इक्वल टू जो संचरण नियतांक है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, तो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर की वैल्यू अपने को मिलेगी 2 पाई अपॉन लैम्बडा का होल स्क्वायर कीजिए, यहाँ के स्क्वायर है तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ बचा 2a अपॉन लैम्बडा का होल स्क्वायर। एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। इज दैट क्लियर। लैम्बडा की वैल्यू की जगह अपन न्यू की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा होता है, तो 1 बाई लैम्बडा इक्वल टू न्यू बाय सी। 1 बाई लैम्बडा इक्वल टू आया, यहाँ से देखिएगा न्यू अपॉन सी, तो यहाँ 1 बाई लैम्बडा का होल स्क्वायर है तो न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर आएगा। तो कीजिए यहाँ से एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 या 2 ही रहने दीजिएगा 2a 1 बाई लैम्बडा की वैल्यू पुट कर लो न्यू अपॉन सी, इसका होल स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन देखिए आप किस फॉर्म की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये गोले की समीकरण है। यहाँ आर की जगह क्या मिला अपने को 2a न्यू अपॉन सी, यानी गोले की त्रिज्या है वो 2a न्यू अपॉन सी है। तो नेक्स्ट करते हैं डेरिवेशन से आगे। ये आर है अंदर वाली, ये गोले की रेडियस है, रेडियस है स्फीयर की। अब अपने को क्या देखना है कि एन एक्स एन वाई एन जेड आ रहा है, ये एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर। ये एन एक्स एन वाई एन जेड के पॉजिटिव सेट की बात करेंगे यहाँ पे। इनके पॉजिटिव सेट के लिए 0 टू न्यू आवृत्ति में, 0 टू न्यू आवृत्ति में रेंज देखिएगा पहले, 0 टू न्यू आवृत्ति में इस अप्रगामी तरंग के कंपनों की संख्या होगी, अप्रगामी तरंग के कंपनों की संख्या गोले के 1/8 भाग में उत्पन्न कंपन विद्याओं की संख्या के बराबर होगी। इस लैंग्वेज पे ध्यान देना कि 0 टू न्यू आवृत्ति में, ये न्यू की फॉर्म है, 0 टू न्यू आवृत्ति में अप्रगामी तरंग अपने ली क्यों है, मोड ऑफ वाइब्रेशन तो देखने हैं, कंपन विद्याओं की संख्या देखनी है। तो 0 टू न्यू आवृत्ति में कंपन विद्याओं की संख्या होगी वो गोले के 1/8 भाग में उत्पन्न 1/8 भाग में कणों की संख्या के बराबर होगी। यानी गोले का 1/8वां हिस्सा बना लें अपन, और उसमें जितने कण आ रहे हैं उनकी संख्या के बराबर होगी कंपन विद्याओं की संख्या। ये गोले की रेडियस है वो एन है, मान लिया। इस 1/8 भाग में कितने कण आ रहे हैं, ये गोला है, आप वर्त मत मान लेना इसको। इसको अपन बीच से काट लिया, नीचे वाले पार्ट के 4 पार्ट कर लें, नीचे वाले के कटोरा मान सकते हो आप, कटोरा है उसके 4 पार्ट माने तो ऊपर भी 4 होंगे, तो इस साइड वाला गया और 2 इसके पीछे वाले गए, तो 1 ये बचा है, मतलब 1/8वां हिस्सा है पूरे गोले का, ये 8वां हिस्सा है। तो 0 टू न्यू आवृत्ति में जो कंपन विद्याओं की संख्या होगी एन एक्स एन वाई एंड जेड के पॉजिटिव सेट के लिए वो गोले के 8वें भाग में कणों की संख्या के बराबर होगी। कणों की संख्या बात करेंगे मीन्स यहाँ गोले का आयतन लिया जाएगा, तो गोले के 8वें भाग में कणों का जितना गोले का आयतन है पूरा उसका 8वां हिस्सा ले लें तो कणों की उतनी संख्या आएगी 0 टू न्यू आवृत्ति में है उतनी। तो
0 टू न्यू आवर्ती में 0 टू न्यू आवर्ती में कंपन विधाओं की संख्या मोड ऑफ वाइब्रेशन इक्वल होगी गोले के 8वें भाग में कणों की संख्या की। यानी जो उसने सफ़ेद लिए हैं उसके वॉल्यूम का 8वां हिस्सा ले लें, उसके इक्वल ही तो होगी। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर अपना क्या है 2a न्यू अपॉन सी, आर का क्यूब हो गया और इसका 8वां हिस्सा लिया है। तो 0 टू न्यू रेंज में कंपन विधाओं की संख्या होगी वो गोले के 8वें भाग में कणों की संख्या के इक्वल होगी। तो गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका 1/8 ले लिया। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, 2 की क्यूब है, डिवाइड में 2 है तो ऊपर 4 पाई ए क्यूब न्यू क्यूब डिवाइड बाय सी क्यूब। ये तो है 0 टू न्यू आवर्ती में कंपन विधाओं की संख्या। वो भी जो अपन ने कसनिका ली है, उसकी भुजा a है, स्मॉल a। तो ये 1/8 भाग में कणों की संख्या है वो उस कर्षणिका के आयतन में भी कणों की संख्या के इक्वल होगी। कर्षणिका का आयतन है वो a क्यूब आयतन में कणों की संख्या है वो इसके इक्वल होगी। तो अपन एकांक a क्यूब आयतन में कणों की संख्या इतनी है। बात करें एकांक आयतन की तो a क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एकांक आयतन में कणों की संख्या होगी 4 पाई न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। ये आ गई एकांक आयतन में कणों की संख्या। इसके बाद ये रेंज कितनी है 0 टू न्यू है। 0 टू न्यू आवर्ती में कंपन विधाओं की संख्या है वो a क्यूब आयतन में कणों की संख्या की इक्वल होगी और वो इक्वल होगी गोले के 1/8वें हिस्से के। ये a क्यूब में निकाल ली और एकांक आयतन में निकाल ली जब अपनी रेंज 0 टू न्यू है। अब अपनी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू रेंज में कणों की संख्या निकालनी हो न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू प्राश में एकांक आयतन में कणों की संख्या के लिए क्या करेंगे न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू का जिक्र किया जा रहा है तो ऑब्वियस है इसका डेरिवेटिव किया जाएगा। इसका डेरिवेटिव करो, यहाँ अपन ने 4 छोड़ दिया था ना, 3, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो न्यू क्यूब का डेरिवेटिव होगा क्योंकि न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू का जिक्र किया जाए तो न्यू के रिस्पेक्ट अवकलन करना है तो न्यू क्यूब का अवकलन होगा, बाकी सारे टर्म है वो कांस्टेंट हैं। तो 3 न्यू स्क्वायर सी क्यूब और डी न्यू, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब और डी न्यू। अब अपन जो अपरिगामी तरंग मानी है जिस स्तंभ में अपन ने पीछे दिखाया था कि अपरिगामी तरंग है वो इस टाइप की हैं, वो अपन ने एक डायरेक्शन में दिखाई थी। इन तरंगों की ध्रुवण अवस्थाएं हैं वो 2 होती हैं। इन तरंगों की ध्रुवण अवस्थाएं 2 होती हैं। तो यहाँ अपने को न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती में कणों की संख्या के लिए इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इन तरंगों की ध्रुवण अवस्थाएं हैं वो 2 होती हैं। ये तो इसने रेले और जीन्स ने अपरिगामी तरंगों का कॉन्सेप्ट अब तक काम में लिया है। इसने ये माना था कि कृष्णिका में जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं वो अपरिगामी तरंगों की भांति व्यवहार करेंगी। इन अपरिगामी तरंगों के लिए इसने समीकरण माना था y = a sin वेक्टर k डॉट r cos ओमेगा t। वहां से kx की वैल्यू पुट करके nx² ny² एंड nz² की फॉर्म में जो रिजल्ट मिला अपने को, जो गोले की इक्वेशन मिली, वहां पे गोले की रेडियस मिल गई 2a डिवाइडेड बाई c
और फिर इसने क्या किया कि 0 to न्यू आवृत्ति में कंपन विद्याओं की संख्या जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो एक क्यूब आयतन में कणों की संख्या के इक्वल होगी, और वो भी गोले के 1/8वें हिस्से में उपस्थित कणों की संख्या के बराबर मानी जाएगी। तो ये सारा काम अपन ने यहाँ दिखा दिया। फिर इसने क्या किया, ये 0 to न्यू में जिक्र किया था, फिर न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू की बात करेंगे तो यहाँ न्यू के रिस्पेक्ट अवकलन किया जाएगा, क्योंकि न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू में जा रहे हैं अपन, यहाँ अल्पांश लिया जा रहा है या किसी रेंज की बात की जा रही है तो अवकलन होगा इसका अपन ने डेरिवेटिव कर लिया। फिर ये कहा कि ये अप्रगामी तरंगें होती हैं, इनकी 2 ध्रुवण अवस्थाएं होती है, इस कारण यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ तक तो जिक्र कर लिया इसने अप्रगामी तरंगों का। सेकंड कॉन्सेप्ट इसने ये भी दिया था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान के अकॉर्डिंग हर एक दोलन के परमाणु, कृष्णिका के जो परमाणु हैं उनके दोलनों की औसत ऊर्जा की वैल्यू केटी होती है। तो यहाँ न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू पराश में ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे तो वो कंपन विद्याओं की संख्या इंटू केटी होगा। क्यों? क्योंकि हर एक परमाणु है वो कंपन कर रहा है, उसके दोलन की औसत ऊर्जा केटी है, तो जितनी कंपन विद्याएं टोटल मिली हैं उनको केटी से मल्टीप्लाई कर लें अपन, सभी की आ जाएगी। फिर चूंकि इसने ये कहा मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार लैम्बडा व लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा पराश में ऊर्जा घनत्व होता है यू लैम्बडा डी लैम्बडा, वो इक्वल होता है एन लैम्बडा डी लैम्बडा इंटू के टी। मैक्सवेल बोल्ट्जमान के अनुसार लैम्बडा व लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रेंज में जो स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व यू लैम्बडा होता है वो लैम्बडा व लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रेंज में कंपन विद्याओं की संख्या मल्टीप्लाई बाय केटी, ये उनके हर कंपन की औसत ऊर्जा है, तब इसको मल्टीप्लाई किया है केटी से। यानी अपने को ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू अपने को न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू रेंज में कंपन विद्याओं की संख्या है वो कणों की संख्या के इक्वल है। यानी यहाँ अपन न्यू की जगह सी पुट कर लेंगे, सी की फॉर्म में ये रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये वाली वैल्यू मिलेगी और फिर उसको केटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो करें ये काम स्टार्ट। तो आओ देखते हैं। चूंकि कंपन विद्याओं की संख्या न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू में है, अपने को निकालनी है लैम्बडा व लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा में। लैम्बडा व लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा में निकालनी है तो अपन न्यू को लैम्बडा में कन्वर्ट करेंगे, चूंकि न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्बडा, तो डी न्यू इक्वल टू डेरिवेटिव करेंगे माइनस सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा, ये आएगा। यहाँ पे पुट कर लो लैम्बडा व लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रेंज में कंपन विद्याओं की संख्या इक्वल होगी, ये एन लैम्बडा डी लैम्बडा में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब 8 पाई सी क्यूब एज इट इज, न्यू स्क्वायर की जगह सी अपॉन लैम्बडा, तो न्यू स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू यहाँ डी न्यू है, इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर लीजिए माइनस सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा। तो सी स्क्वायर सी कैंसिल आउट, इक्वल टू मिला माइनस 8 पाई लैम्बडा की 4 और डी लैम्बडा। क्योंकि कंपन विद्याओं की संख्या नेगेटिव नहीं होती तो यहाँ अपन इसको पॉजिटिव लेंगे, लैम्बडा की 4 डी लैम्बडा। फिर क्या देखा कि हर एक कंपन के लिए औसत ऊर्जा की वैल्यू केटी होती है, तो लैम्बडा व लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रेंज में जो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व मिलेगा, ये एन लैम्बडा डी लैम्बडा की वैल्यू आ गई है। अब कंपन विद्याओं की संख्या आई है लैम्बडा व लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रेंज में, क्योंकि पहले वाली वो न्यू की रेंज में थी, यहाँ न्यू को अपन ने लैम्बडा में कन्वर्ट कर लिया, तो इस एन लैम्बडा डी लैम्बडा की वैल्यू ये मिल गई, यू लैम्बडा डी लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, तो यू लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू ये होता है एन लैम्बडा डी लैम्बडा इंटू के टी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो 8 पाई लैम्बडा की 4 इंटू के टी और डी लैम्बडा, ये ही वीन का रिजल्ट है। यहाँ से क्या मिला है अपने को, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यू लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू 8 पाई के टी लैम्बडा की 4
और डी लैम्डा। लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज में जो स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व मिला है वो मिला है। और यहाँ अपने को क्या मिला था, न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू रेंज में ये कंपन विद्याओं की संख्या थी, ये यू न्यू कंपन विद्याओं की संख्या थी, यू न्यू डी न्यू नहीं था। तो यहाँ से अपन देखना चाहें तो प्रोपोर्शनल टू आ रहा है न्यू स्क्वायर के यू न्यू। या फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपन, यू न्यू डी न्यू निकालना हो तो नीचे वाले को छोड़ दो। अब ये तो आ गया लैम्डा की फॉर्म में, लैम्डा की फॉर्म में आ गया। अब अपने को न्यू की फॉर्म में चाहिए तो फिर से वही काम करेंगे, जहां जहां लैम्डा आ रहा है वहां न्यू पुट कर लो। 1 बाई लैम्डा की जगह न्यू बाई सी, 1 बाई लैम्डा की जगह न्यू बाई सी, तो न्यू की 4 सी की 4। डी लैम्डा की जगह ये देखो माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी और डी लैम्डा। फिर लैम्डा स्क्वायर आ रहा है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो -8 पाई के टी सी की 5 न्यू की 4 लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर और डी न्यू। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 4 है, 2 बच जाएगी। तो क्या मिला अपने को यहाँ से, यू न्यू डी न्यू, सी की पावर 2 है, सी की पावर 5 है, तो 8 पाई के टी न्यू स्क्वायर सी क्यूब और डी न्यू। यहाँ से क्या देखा कि यू न्यू है वो प्रोपोर्शनल टू आ रहा है न्यू स्क्वायर की, यानी ये तो यही है रेले जीन्स का विकिरण नियम। इतना ठीक है, ये रिजल्ट बाद में काम में लेंगे, अभी ये किस तरह आया। यही रेले व जीन्स का विकिरण नियम है, इसको वितरण नियम भी कहा जाता है। यानी रेले और जीन्स ने क्या क्या कॉन्सेप्ट काम में लिए, एक तो अपरिगामी तरंगों की अवधारणा ली और एक सेकंड मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ऊर्जा समूह विभाजन का नियम काम में लिया था, पार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो यहाँ तक तो ये अपने लैम्डा की फॉर्म में जो स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व मिला है लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा की रेंज में, तो इतना मिला 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की 4 डी लैम्डा। ये रेले और जीन्स का विकिरण नियम है जिसको वितरण नियम भी कहा जाता है। सेकंड अपने ये तो लैम्डा की फॉर्म में मिला है, न्यू की फॉर्म में पूछे तो यू न्यू प्रोपोर्शनल टू आ रहा है न्यू स्क्वायर। अब देखते हैं कि रेले और जीन्स के रिजल्ट हैं वो उस कर्षणिका के ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में कितने सक्षम हुए, कितना सक्सेसफुल हुआ रेले व जीन। यहाँ अपन ने क्या देखा है, यू न्यू प्रोपोर्शनल टू आ रहा है न्यू स्क्वायर के। यू न्यू प्रोपोर्शनल आ रहा है न्यू स्क्वायर के। तो कर्षणिका यू न्यू प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर है तो इसका करो बनाएंगे तो एक प्रवल्य का करो बनेगा, लेकिन कर्षणिका का जो न्यू की फॉर्म में वक्र मिला था वो इस टाइप का मिला था। यहाँ यू न्यू था और यहाँ न्यू था, ये कर्षणिका का मिला था अपने को, कर्षणिका का स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र। लेकिन यहाँ अपन जो रेले वाला देखें वो इसके अकॉर्डिंग तो जैसे जैसे न्यू बढ़ेगा यू न्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी 0 पे वैल्यू 0 है, 1 पे 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 4, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी चल जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग जो वक्र मिला वो इस टाइप का मिला, लेकिन जो कर्षणिका वाला वक्र आ रहा था वो तो इस टाइप का आया था। यानी स्टार्टिंग में तो वक्र बढ़ रहा है, बाद में डिक्रीज हो रही है वैल्यू। यानी ये वाला वक्र है वो ऐसा मान सकते हैं कि अपन ने यहाँ तक ठीक है, रेले वाला यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक, बाद में यहाँ से फ्लक्चुएट हो गया। इसके अकॉर्डिंग तो वैल्यू फाइनाइट है, यानी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं इनफाइनाइट की ओर भी जाएं तो भी जीरो की ओर जा रहा है वक्र, डिक्रीज हो रही है यू न्यू की वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग जो कर्व बनाया है वो इन्फिनिटी जा रहा है, यानी रेले और जीन्स का भी गड़बड़ कर दिया, रेले और जीन्स ने भी भाई। तो क्या गड़बड़ की इसने यही गड़बड़ कर दी कि यू न्यू प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग तो वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है इन्फिनिटी की ओर जाएगी, स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व का मान अनंत हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल रिजल्ट से इसका जो थ्योरेटिकल रिजल्ट आया है वो मैच ही नहीं हुआ।
क्योंकि अपन कृष्णिका का जो स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र देखें तो यहाँ तक तो रेले और जीन्स का ठीक है लो फ्रिक्वेंसी पे। तो जैसे जैसे हाई फ्रिक्वेंसी की ओर जा रहे हैं ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट इसकी तो इन्फिनिटी जा रही है, यानी यहाँ इसके नियम में गड़बड़ हो गई। यहाँ ये जो नियम फ्लक्चुएट हो रहा है, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया जो ओरिजिनल वक्र था कृष्णिका का, तो इसको नाम दिया है पराबैंगनी विपद। अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी कहा जाता है इसको, पराबैंगनी विपद, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वैल्यू बहुत ज्यादा आनी चाहिए लेकिन वास्तव में ऐसी नहीं होती। यहाँ इस टाइप का वक्र मिला था, यानी रेले और जीन्स भी अब फेल हो गया। तो भाई अब इस वक्र को समझाएंगे कौन? इसको समझाएंगे सर मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक इस वक्र को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। वीन भी फेल हो गया, रेले जीन्स भी फेल हो गया। वीन ने तो केवल लो तरंगदैर्ध्य पे बताया था, यहाँ इसने लो फ्रिक्वेंसी पे बताया है। लो फ्रिक्वेंसी पे बताया है मीन्स हाई वेवलेंथ पे बताया है। निम्न आवर्ती और उच्च तरंगदैर्ध्य पर रेले और जीन्स कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में सफल रहे, लेकिन उच्च आवर्ती व निम्न तरंगदैर्ध्य पे रेले और जीन्स इस वक्र को नहीं समझा पाए। यही रेले और जीन्स की कमी है। इन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के बेस पर काम किया था वीन और रेले जीन्स ने, इस कारण ये दोनों फेल हो गए थे। अब सर मैक्स प्लांक आएंगे, वो क्वांटम फिजिक्स को काम में लेंगे और वो ही स्पेक्ट्रम ऊर्जा वितरण वक्र को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, ये आपके 1-2 मिनट का काम है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।